एल्काट्राज जेल एक ऐसा नाम जो सुनते ही रूह कांप जाती है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को बे के बीचों बीच पानी से घिरा हुआ एक 22 एकड़ का छोटा सा टापू, जहां खतरनाक से खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। ये जेल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक मजबूत किला था, चारों तरफ बर्फीली हवाओं और तेज समुद्री लहरों से घिरा हुआ। यहाँ से भागना मौत को गले लगाने जैसा था। Was posting these new age-progressed images of 3 fugitives, possibly on the run for decades. Escape from a place that was supposed to be inescapable. 55 years ago this month, 3 men pulled off the impossible. इस जेल की नींव रखी गई थी 1934 में। इसका एक ही मकसद था, ऐसे अपराधियों को यहाँ रखना जो किसी भी दूसरी जेल से भाग चुके हों या फिर इतने खतरनाक हों कि उन्हें कहीं और रखा ही नहीं जा सकता था। यहाँ कैदियों से उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली जाती थी। दिन रात पहरा, दिन में 13 बार कैदियों की गिनती, बेहद कड़ी सुरक्षा, भागने की कोशिश पर शूट एट साइट के ऑर्डर्स और चारों तरफ का ठंडा जानलेवा समंदर। 1962, inmates Frank Morris, Clarence Anglin, and his brother John escaped from the notorious Alcatraz federal prison in the San Francisco Bay. एल्काट्राज, जिसे दुनिया सबसे सुरक्षित जेल मानती थी, उन्हीं कैदियों के आगे घुटने टेकने वाला था। और फिर आया एक ऐसा दिन जिसने इतिहास बदल दिया। 11 जून 1962 की उस रात अल्काट्राज का किला पहली बार हिला। 3 कैदी, जिनके नाम थे फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन, अचानक बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। अल्काट्राज, जिसे कभी इनएस्केपेबल कहा जाता था, उसके अंदर से कोई भाग निकला। पर सवाल ये है, कैसे? आखिर कैसे वह इस नामुमकिन काम को अंजाम दे पाए? Locked up in the most notorious prisons in the world, spied on by guards and fellow prisoners. इस कहानी की शुरुआत होती है फ्रैंक ली मॉरिस से, जो इस कहानी के पहले किरदार हैं। वो बचपन से ही क्रिमिनल माइंडेड था और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उसने अपना पहला क्राइम किया। मगर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके क्राइम भी बढ़ते गए। फ्रैंक मॉरिस को एक बार बैंक रॉबरी के इल्जाम में पकड़ा गया, फिर 10 साल के लिए लुजियाना जेल भेज दिया। मगर वो लुजियाना जेल तोड़कर भाग जाता है, पर फिर इसके 1 साल बाद ही उसे दोबारा पकड़ लिया गया और 20 जनवरी 1960 को एल्काट्राज भेज दिया। फ्रैंक कोई आम अपराधी नहीं था। उसका IQ 133 होने के कारण उसकी गिनती मास्टरमाइंड्स में की जाती थी। उसकी इंटेलिजेंस और काबिलियत ने उसे न सिर्फ चोरियों में माहिर बनाया, बल्कि जेल से भागने का एक्सपर्ट भी बना दिया था। एल्काट्राज पहुंचने पर उसकी मुलाकात उस जेल में पहले से सजा काट रहे एक कैदी एलन वेस्ट से होती है। वेस्ट को अपने पूरे जीवन काल में 20 से ज्यादा बार गिरफ्तार किया गया था। उसे 1955 में कार चोरी के लिए जेल में डाला गया था, पहले अटलांटा और फिर फ्लोरिडा स्टेट जेल में। फ्लोरिडा जेल से भागने की कोशिश के बाद उसे 1957 में 28 साल की उम्र में अल्काट्राज भेज दिया गया। एलन एक बेहद चालाक और रिसोर्सफुल कैदी था और चारों में से जेल की सुरक्षा की सबसे अच्छी समझ उसे ही थी। इसके बाद 24 अक्टूबर 1960 को जॉन एंगलिन और उसके 2.5 महीने बाद 16 जनवरी 1961 को क्लेरेंस एंगलिन नाम के 2 और कैदी एल्काट्राज जेल पहुंचते हैं। जॉन और क्लेरेंस दोनों सगे भाई थे। बचपन से ही वह एक बेहतरीन तैराक थे और इन दोनों एंगलिन भाइयों को भी बैंक रॉबरी और अटलांटा जेल तोड़कर भागने की कोशिश के इल्जाम में एल्काट्राज जेल भेजा गया। दिलचस्प बात ये थी कि ये चारों ही पहले से एक दूसरे को जानते थे। चोरी, लूटपाट और जेल की सजाओं के दौरान उनकी मुलाकातें पहले भी हो चुकी थी। अब उनके सामने एक ही मकसद था, अपराध की दुनिया में सबसे कठिन माने जाने वाली जेल से भागना। और यही आपसी जान पहचान और भरोसे ने इनके खतरनाक और परफेक्टली प्लान्ड एस्केप की नींव रखी। If you looked at it from the cell, you're only a good 9 feet away. West is picked out for the escape. But when they get to that vent, they realize that they have a problem. एंगलिन ब्रदर्स और एलन वेस्ट पहले से ही B ब्लॉक में थे, लेकिन सबसे खतरनाक कैदी फ्रैंक मॉरिस का सेल किसी और ब्लॉक में था। इस वजह से ये चारों सिर्फ खाना खाने वक्त या जेल की रूटीन एक्टिविटीज के दौरान ही मिल पाते। मगर फिर सितंबर 1961 में एक ऐसा मोमेंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। फ्रैंक मॉरिस ने जेल अथॉरिटीज से अपने सेल को B ब्लॉक में शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट की और हैरानी की बात ये कि उसकी ये दरख्वास्त मंजूर भी हो गई। फ्रैंक मॉरिस का B ब्लॉक में शिफ्ट होने का मेन मकसद एलन वेस्ट की उस खोज से जुड़ा था। जब सफाई के दौरान वेस्ट की नजर छत पर एक वेंटिलेशन होल पर पड़ी, जो सिर्फ B ब्लॉक में ही था, जो बाकी होल्स की तरह सीमेंट से बंद नहीं था, बल्कि ये खुला हुआ था। इसके ऊपर लगी जाली मजबूत थी, लेकिन अगर इसे हटाया जा सके तो ये होल सीधा जेल के बाहर की दुनिया तक पहुंचने का रास्ता बन सकता था। अब
फ्रैंक मॉरिस को शिफ्ट कर दिया गया एलन वेस्ट के बगल वाली सेल में। ये चारों अब एक ही ब्लॉक में थे और जब चाहे बात कर सकते थे। जेल अथॉरिटीज को लगा कि ये बस एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मेजर था जिसका मकसद कैदियों के बीच दोस्ती को कम करना और सुरक्षा को बढ़ाना था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इन चारों की मुलाकातें लगातार बढ़ने लगी और उनके इम्पॉसिबल प्रिजन ब्रेक का प्लान तेजी से आगे बढ़ने लगा। जेल की मोटी दीवारों के पीछे एक ऐसी साजिश पक रही थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जेल की 4 दीवारों में कैद मॉरिस और उसके 3 साथियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें अपने सेल से बाहर निकलकर किसी भी तरह वेंटिलेशन होल तक पहुंचना था, लेकिन ये काम आसान नहीं था। कई रातों तक सोचने के बाद मॉरिस की नजर एक पतली सी गैलरी पर पड़ी जो उनके सेल के पीछे ही थी, जिससे पाइपों के जरिए पानी उनके सेल तक पहुंचाया जाता था। अब उन चारों ने मास्टर प्लान की शुरुआत की। उनका सबसे बड़ा टास्क था बिना किसी को पता चले बी ब्लॉक के सेल से बाहर निकलना और गैलरी तक पहुंचना। चारों ने मिलकर तय किया कि गैलरी तक पहुंचने के लिए सेल के वेंट को चौड़ा करना होगा। अब कड़ियां जुड़ती जा रही और एक मास्टर प्लान बनने लगा, मगर ये बिना किसी की नजर में आए कर पाना बेहद ही मुश्किल था। लेकिन इसका भी रास्ता निकल ही आया, क्योंकि जेल में ही कैदियों को सभी काम करने होते हैं और इन चारों ने बड़ी चतुराई से अपने अपने काम चुने। फ्रैंक मॉरिस ने लाइब्रेरी का काम चुना, जहां वह किताबें इधर उधर करते हुए किसी भी जगह को ढक सकते थे। क्लैरेंस एंगलिन ने कैदियों के बाल काटने की जिम्मेदारी ली, जिससे ये आसानी से दूसरों से मिल सकते थे, और एलन ने बी ब्लॉक की सफाई और सेल की पेंटिंग का काम चुना। जेल में कैदी अपनी मनपसंद के अनुसार पेंटिंग, लाइब्रेरी और म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते थे। हर शाम 1 घंटे का म्यूजिक सेशन होता था, जिससे सभी कैदी नाचते और गाते, और इस दौरान वे अपने मास्टर प्लान पर काम करने का मौका भी निकाल लेते थे। आखिरकार चारों ने सेल की वेंट को चौड़ा करने का फैसला किया। ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उन्होंने चोरी छिपे पुराने आरी के ब्लेड, चम्मच और बटर नाइफ चुराना शुरू किया, जिसमें कई कैदियों ने उनकी मदद भी की। बाद में उन्हें नए औजारों में बदल दिया। इन औजारों की मदद से रोज अपनी अपनी दीवारें खोदनी शुरू की, फिर धीरे धीरे वेंट को चौड़ा किया। चारों ने ध्यान से एक दूसरे पर नजर रखी और इस बात का ख्याल रखा कि कोई भी उन्हें न देखे। उन्होंने एक खराब वैक्यूम क्लीनर से एक ड्रिल मशीन बनाई और दीवारों में छेद करने लगे। इस दौरान उन्होंने खुदाई की आवाज को छिपाने के लिए रात को खाने के बाद चलने वाले म्यूजिक सेशन का सहारा लिया। कई महीनों तक वे दीवारें खोदते रहे, लेकिन उन्हें डर था कि कोई गार्ड उनका ये प्लान देख न ले। इस खतरे से बचने के लिए उन्होंने दीवारों को अपनी सेल में रखी चीजों से ढक दिया। बाद में इन चालाक कैदियों ने कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके एक नकली वेंट तैयार की और उसे दीवार के रंग से इस तरह पेंट किया कि कोई भी इसे देखकर धोखा खा जाए। उन्हें पेंट ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि एलन ही सेल में पेंट का भी काम करता था। जब भी उन्हें दीवार खोदनी होती, वह उस कार्डबोर्ड को हटाते और बाद में चिपका देते, जिससे दूर से देखने पर वह हूबहू खिड़की जैसी ही लगती। वह जेल की सख्त दीवारों से तो बाहर निकल सकते थे, पर असली चुनौती सामने थी। अल्काट्राज को घेरे हुए समंदर की ठंडी और बेरहम लहरें, जो जेल से भागने के ख्वाब देखने वाले हर कैदी की मौत बन जाती थी। समंदर को पार करना किसी भयानक चुनौती से कम नहीं था। मॉरिस, जिसे उसकी इंटेलिजेंस और हाई आईक्यू के लिए जाना जाता था, अमेरिका के सबसे शातिर चोरों में से एक, जेल की लाइब्रेरी में काम करते हुए एक दिन उसकी नजर पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की मैगजीन पर पड़ी। उस मैगजीन में एक आर्टिकल ने उसके प्लान को एक नया मोड़ दिया, जिसमें इमरजेंसी हालातों में रेनकोट का इस्तेमाल कर लाइफ जैकेट और राफ्ट बनाने की टेक्निक बताई गई थी। मॉरिस को अपने और अपने साथियों की जान बचाने का तरीका मिल चुका था। उन्होंने धीरे धीरे जेल से रेनकोट चुराना शुरू किया। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि हर कदम पर गार्ड्स की नजरें थी, लेकिन चालाकी के साथ उन्होंने लगभग 50 रेनकोट जमा कर लिए। ये उनके मास्टर प्लान को सफल बनाने का पहला कदम था। पर अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। चुराए गए रेनकोट्स को कहाँ छुपाया जाए और नाव कहाँ बनाई जाए। अगर किसी ने उन्हें इन रेनकोट्स के साथ पकड़ा तो उनका ये प्लान वही खत्म हो जाता। फिर चारों ने फैसला किया कि उनकी सेल की छत इस काम के लिए सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी। छत पर गार्ड की सीधी नजर रहती थी और कोई भी हलचल तुरंत पकड़ी जा सकती थी। यहीं पर एलन वेस्ट की चालाकी काम आई। उसने एक शातिर योजना बनाई। रोजाना छत की सफाई करते हुए वह जानबूझकर कचरा नीचे गिरा देता, जिससे गार्ड्स परेशान हो जाते। वह गार्ड्स को यकीन दिलाने में सफल हो गया कि इस समस्या का एकमात्र
हल छत पर पर्दा लगाना ही है। गार्ड्स रोज रोज की इस झंझट से तंग आ चुके थे और उन्होंने सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए पर्दा लगाने की परमिशन दे दी। गार्ड्स की यही भूल ने मॉरिस और उसके साथियों को छत पर गुप्त रूप से काम करने का मौका दे दिया। अब उनके मास्टर प्लान का अंतिम चरण शुरू हो चुका था, लेकिन अभी भी एक और बड़ी चुनौती सामने थी, कैदियों की गिनती। जेल में दिन में 13 बार कैदियों की गिनती होती थी। अगर गिनती के दौरान गार्ड्स को उनकी गैर मौजूदगी का पता चलता तो उनकी महीनों की मेहनत एक झटके में ही खत्म हो जाती। यहीं पर क्लैरेंस एंगलिन ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने साबुन, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर और धूल मिट्टी की मदद से 4 नकली डमी हेड्स बनाए जो असली सिर जैसे दिखते थे। वह जेल में कैदियों के बाल काटता था, इसलिए असली बाल जुटाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। नकली सिर को असली जैसा दिखाने के लिए उसने असली बालों को सिर पर लगा दिया। एलन वेस्ट के पास पहले से ही पेंट था, जिससे उन्होंने सिर को अपने स्किन कलर के साथ पेंट किया। गार्ड्स को बेवकूफ बनाने के लिए ये परफेक्ट प्लान था। रात होती ही जैसे ही जेल की बत्तियां बुझती, मॉरिस और उसके साथी अपने बिस्तर पर नकली सिर रखते और अपने शरीर का आकार चादरों से बनाकर गार्ड्स को बेवकूफ बनाते कि वह गहरी नींद में सो रहे हैं। फिर चुपके से सेल की छत पर पहुंच जाते। अब छत पर पर्दे की आड़ में वह रेनकोट से नाव बनाने का काम करते। हर रात वे अपने परफेक्ट प्लान के करीब आ रहे थे। आखिरकार 6 महीनों की मेहनत और कई जोखिमों के बाद नाव तैयार हो गई। उन्होंने रेनकोट से 4 लाइफ जैकेट और एक बड़ी नाव बनाई जो 6 बाय 14 फीट की थी। उन्होंने रेनकोट्स को काटकर सुई से सील दिया और जेल में मौजूद स्टीम पाइप से नाव के जोड़ों को सील कर दिया ताकि कहीं से भी हवा बाहर न निकल सके। लकड़ी चुराकर उन्होंने 4 पतवारें भी बना ली। इसके साथ साथ रोज वे जेल की छत पर लगे वेंटिलेशन ग्रिल के बोल्ट को भी धीरे धीरे ढीला करते रहे। हर गुजरते पल के साथ उनका मास्टर प्लान पूरा होता जा रहा था। अब बस सही समय का इंतजार था। उन्होंने इस मास्टर प्लान को अंजाम देने के लिए 11 जून 1962 की तारीख तय की। 11 जून की रात अल्काट्राज जेल में कुछ बड़ा होने वाला था। जैसे ही लाइट्स बंद हुई, चारों कैदियों ने अपने प्लान के मुताबिक अपने अपने बिस्तरों पर नकली पुतले रख दिए ताकि गार्ड्स को लगे कि वे सो रहे हैं। फिर उन्होंने वेंट के रास्ते छत की ओर बढ़ना शुरू किया। फ्रैंक मॉरिस, जॉन और क्लैरेंस एंगलिन बिना वक्त गवाए अपने सेल से निकल गए और छत तक पहुंच गए, लेकिन उनका साथी एलन वेस्ट वहीं फंस गया। जल्दबाजी में उसने वेंट के छेद को छुपाने के लिए जरूरत से ज्यादा सीमेंट लगा दी थी, जिससे वेंट सख्त हो गई। तीनों ने पीछे से उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वेंट टस से मस नहीं हुई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था और हर बीतते सेकंड के साथ उनका जोखिम बढ़ता जा रहा था, उन्हें एहसास हुआ कि ज्यादा इंतजार करने का मतलब था पकड़े जाने का खतरा। आखिरकार उन्होंने एलन से कहा कि वो खुद को संभाले और जितनी जल्दी हो सके वेंट हटाकर ऊपर आ जाए। तीनों ने ऊपर पहुंचकर सारी तैयारी कर ली और वेंटिलेशन ग्रिल को हटाकर बाहर निकल गए। उन्होंने छत पर कुछ देर तक एलन का इंतजार किया, लेकिन जब काफी समय बीत जाने के बाद भी वह नहीं आया तो वह आगे बढ़ गए। मजबूरन उन्हें उसे पीछे छोड़ना पड़ा। जेल की छत से उन्होंने 50 फीट लंबी पाइप के सहारे नीचे उतरकर 12 फीट ऊंची तार की बाड़ को पार किया और चुपके से समंदर किनारे पहुंच गए। वहां मॉरिस ने अपनी कंसंट्रीना निकाली, जिसका इस्तेमाल वह संगीत के लिए नहीं बल्कि रबर की नाव में हवा भरने के लिए कर रहा था। नाव में हवा भरने के बाद तीनों ने उसे पानी में उतारा और धीरे धीरे समंदर की ओर निकल पड़े। इस बीच एलन वेस्ट ने आखिरकार अपनी वेंट को तोड़ दिया और छत तक पहुंचा, लेकिन वहां उसे केवल एक लाइफ जैकेट और पतवार मिली जो उसके 3 साथियों ने उसके लिए छोड़ दिए थे। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाई नाव लेकर समुद्र की गहराइयों में गायब हो चुके थे और एलन को मजबूरन अपने सेल में वापस लौटना पड़ा। अगली सुबह हर रोज की तरह कैदियों को उठाने के लिए जेल का अलार्म बजाया जाता है और रूटीन के हिसाब से सभी कैदियों की गिनती शुरू होती है। जब गार्ड्स ने कैदियों की गिनती की तो एलन वेस्ट उन्हें अपने सेल में खड़ा मिला। इसके बाद गार्ड एलन के बगल वाले सेल में जाता है जो कि फ्रैंक मॉरिस का था, तो देखता है कि मॉरिस अभी भी सो रहा है। गार्ड मॉरिस को उठने के लिए बोलता है, मगर वह नहीं उठता। गार्ड उसके सिर पर जोर से हाथ मारता है तो डमी हेड बिस्तर से नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर उनके होश उड़ गए। जेल के इतिहास में पहली बार 3 कैदी फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन्स ब्रदर जेल से भाग चुके थे। अचानक सायरन की तेज आवाज पूरे आइलैंड पर गूंज उठी और जेल के भीतर बाहर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। हर कोना छाना गया। जेल के पास के सभी छोटे टापुओं को खंगाला गया, मगर उन तीनों कैदियों का कोई सुराग नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे FBI के हवाले कर दिया गया। जब जेल की सेल की जांच हुई तो वेंट के छेद से साफ हो गया कि कैदियों ने वहीं से बाहर निकलने का रास्ता बनाया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि उन्होंने ठंडे और बर्फीले समंदर को पार कैसे किया। जांच के दौरान बाकी सेल्स की भी बारीकी से जांच की गई और चौथे साथी एलन वेस्ट की हकीकत
भी सामने आई। उसने सरकारी गवाह बनकर पूरे प्लान का खुलासा किया, ये बताते हुए कि भागने का पूरा प्लान तैयार था। तीनों कैदियों का प्लान था कि वे सबसे पहले एंजल टापू जाएंगे, जो जेल से लगभग 3 किलोमीटर दूर, फिर वहाँ से लगभग आधा मील और दूर जाकर शहर में दाखिल होंगे और वहाँ से एक कार और कपड़े चुराकर हमेशा के लिए भाग जाएंगे। लेकिन उस रात कोई भी चोरी की वारदात भी दर्ज नहीं हुई। FBI ने उनकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। 13 जून को FBI को एक पतवार मिली जो एल्कट्राज और एंजल टापू के बीच तैर रही थी। अगले दिन एक बैग मिला जिसमें एंगलिन भाइयों की तस्वीरें और कुछ कागजात थे, लेकिन ना तो कैदी मिले और ना ही उनकी लाश। FBI ने दावा किया कि वे कैदी समंदर में डूब गए होंगे क्योंकि उनकी नाव मजबूत नहीं थी, लेकिन इस पर किसी ने यकीन नहीं किया। सालों तक जांच चली, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। आखिरकार 1979 में FBI ने ये कहकर केस बंद कर दिया, कैदी समंदर में डूब चुके होंगे। इसके बाद US मार्शल सर्विस को ये केस सौंपा गया ताकि वह इसकी नई सिरे से जांच कर सके और ये पता कर सके कि क्या सच में वे कैदी जिंदा है या नहीं। इस ट्रांसफर के बाद भी कई संदेह और रहस्य अब भी बने रहे। क्या वे सच में जिंदा थे? पहली थ्योरी बताती है कि वह भागने के बाद शहर में गए, वहाँ एक नीली शेवरले कार चुराई और हमेशा के लिए गायब हो गए। बाद में पता चला कि अगले दिन 12 जून को मरीन काउंटी से 1955 मॉडल की एक नीले कलर की शेवरले कार चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। दूसरी थ्योरी के अनुसार वह अपनी बनाई नाव से समंदर में निकले, लेकिन मुश्किल से 180 मीटर तक ही जा पाए, फिर एक पहले से मौजूद बोट में बैठकर अमेरिका छोड़ दिया। पुलिस अधिकारी की गवाही इस थ्योरी को बल देती है, जिसने जेल के पास एक बोट देखी थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एंगलिन परिवार को कई सालों तक अननोन नाम से लेटर्स मिलते रहे, जिससे ये पता चला कि शायद वे जिंदा है। क्या एलन वेस्ट सच में इस प्लान का मास्टरमाइंड था या उसने सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश की? क्या फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स के एस्केप प्लान किस्मत और हिम्मत का नतीजा थी, या फिर ये एक चूक थी, या फिर वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्रिजन एस्केप? आप क्या सोचते हैं? एलन वेस्ट ने जानबूझकर पुलिस को गुमराह किया और अपनी सजा कम करवाई, या फिर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया? कमेंट्स में जरूर बताएं।